9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हमारे टॉपिक का नेम है हाफ लाइफ। आज हम हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ क्या है, उसको मेजर किस तरह से करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हाफ लाइफ का कोई इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच, वो टाइम जिसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। हम चैप्टर के स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं और रेडिएशन इमिट करने के बाद वो अनस्टेबल से मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल से मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में जो चेंज होने का टाइम है, ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं, हाफ लाइफ का नाम देते हैं। हाफ लाइफ का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में जो टोटली एलिमेंट एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कार्बन 14 की, ठीक है, अगर कार्बन 14 के हमारे पास 100 एटम्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 एटम्स ही अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करने के बाद वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा क्या कि पहले, ठीक है, पहले क्या होगा, 50 एटम्स जो हैं कार्बन 14 के वो क्या होंगे, नाइट्रोजन में चेंज होंगे। ठीक है, मतलब कि पूरे हमारे पास एटम में से हाफ जो एटम्स होंगे, ठीक है, जितना भी हमारे पास सैंपल है, सैंपल में जितने भी एटम्स हैं उस एटम के हाफ एटम पहले क्या होंगे, अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होंगे। तो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होने के लिए वो जितना टाइम लेंगे उस टाइम को हम नाम देंगे हाफ लाइफ का। डेफिनेशन दोबारा सुने। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, वो टाइम जिसमें हाफ एटम्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है, उस टाइम को हम नाम देंगे हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल पहले जो हमारे पास एटम्स थे वो 100 एटम्स थे कार्बन 14 के, ठीक है, तो वो कार्बन 14 के 100 एटम्स किसमें पहले चेंज होंगे, 50 एटम्स में, मतलब कि 50 उसके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे और बाकी के जो 50 होंगे वो कार्बन 14 के ही रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि दोबारा फिर से उतना टाइम गुजरने के बाद, जैसे कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स, ठीक है, मतलब 5730 ईयर्स के बाद दोबारा से क्या होंगे कि उस 50 में से जो 25 एटम्स होंगे वो किस में चेंज होंगे, नाइट्रोजन में चेंज होंगे। टोटली सारे के सारे जो एटम्स हैं वो डायरेक्ट क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, दूसरे एटम में डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, हाफ हाफ करके चेंज होंगे। इसलिए हम इसको नाम देते हैं हाफ लाइफ का। एक्सप्लेनेशन है, process of radioactivity is random and the rate of radioactive decay is proportional to the number of unstable nuclei। जो रेट है रेडियोएक्टिव डिके का वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। अगर नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो हमारे पास ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ डिके भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर हमारे पास सैंपल में 100 एटम्स हैं तो उसमें डिके कितने होंगे, 50 एटम्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सैंपल में एटम्स हैं टोटल 500 एटम्स हैं तो डिके कितने होंगे, उसके हाफ मतलब 250 होंगे। अगर हमारे पास एटम्स 1000 हैं तो डिके कितने हो रहे हैं, 500। मतलब कि रेट ऑफ जो डिके है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। जितने ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे डिके भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या है कि जो हाफ एटम्स हैं उन्होंने डिके होना है, वो चेंज होंगे पहले अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। तो स्टार्ट में जितने एटम्स होंगे, ठीक है, तो उससे जो डिके है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर 1000 है तो 500 होंगे, ठीक है, अगर 2000 है तो क्या होंगे, 1000 जो एटम्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। In the process, a constant fraction of large number of unstable nuclei decay, वो decay होते हैं in a certain time, एक मखसूस टाइम में। हर एटम का, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ टाइम है, जो डिके टाइम है, वो क्या है, फिक्स है। कार्बन का हमने कहा है कि वो कितना है, 5730 ईयर्स है। अगर हम रेडियम की बात करते हैं, रेडियम 226 है, उसका जो रेडियो एक्टिव डिके का टाइम है वो कितना है, 1620 ईयर्स है, ठीक है, 1620 साल है। हर एटम का एक
एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रेडियो एक्टिव डिके क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रेडियो एक्टिव डिके कम होगा। कुछ एलिमेंट्स के जो हाफ लाइफ टाइम है वो हज़ारों साल भी है, कुछ एलिमेंट्स का हाफ लाइफ टाइम सेकंड्स में भी है, कुछ का मिनट्स में भी है, कुछ का वीक्स में भी है, डेज में भी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम मेजर किस तरह से करेंगे। एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी एक करेक्टरिस्टिक है, हाफ लाइफ की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ है, हर एक की दूसरे से चेंज है। हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 की। ठीक है, रेडियम 226 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स, 1620 साल है रेडियम 226 की हाफ लाइफ। मतलब 1620 साल के बाद सैंपल में जो जितने एटम्स हैं वो क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे और वो दूसरे एटम में चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने रेडियम में कहा था अल्फा डिके होती है और रेडियम किस में चेंज हो जाती है, रेडॉन में चेंज हो जाती है। विच मीन्स दैट हाफ ऑफ द रेडियम 226 सैंपल विल बी कन्वर्टेड टू द अदर एलिमेंट। मतलब रेडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेडॉन में चेंज होगा। कब चेंज होगा, बाय द एंड ऑफ 1620 ईयर्स, जब 1620 साल गुजर जाएंगे। 1620 साल के गुजरने के बाद अगर तो हमारे पास सैंपल में 100 एटम्स हैं तो 100 में जो 50 एटम्स हैं वो रेडियम के चेंज हो जाएंगे रेडॉन में, और बाकी के जो 50 एटम्स हैं वो किसके रहेंगे, रेडियम के ही रहेंगे। इन द नेक्स्ट 1620 ईयर्स, अब अगले जब 1620 साल गुजरेंगे तो उसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग रेडियम विल डिके। बाकी के जो 50 में से हाफ जो है वो 25 है, वो क्या होंगे, डिके होंगे, लिविंग ओनली 1/4 द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम। तो हमारे पास जो बाकी कितनी अमाउंट रह जाएगी, पहले हाफ रह गई थी, अब हाफ और डिके हो गई है, तो बाकी कितनी रह गई है, 1/4 एंड सो ऑन। फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T1/2, अगर हम हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से रिप्रेजेंट करें, ये कोई भी टाइम है, ठीक है। देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के एंड पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल बिकम हाफ। वो कितने रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे, उसको हम किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1/2 से। सेकेंड हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, टाइम को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 × 1/2 सेकेंड हाफ लाइफ है। दैट इज आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स हैं वो कितने रह जाएंगे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने थे, 1/2। सेकेंड हाफ लाइफ में उसके हाफ और डिके हो जाएंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, इसकी पावर इस 2 की पावर भी 1 है, इस 2 की पावर भी 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अभी हमने कहा था कि जब सेकेंड हाफ लाइफ हो जाएगी तो एटम्स की जो तादाद है वो कितनी रह जाएगी, 1/4। मतलब पहले हमारे पास अगर 100 थे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए हैं, 50। सेकेंड हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो 50 का हाफ कितना होगा, 25। अब ये जो 25 है वो 100 का कितना है, 1/4 पार्ट है। जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी, ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ 3T × 1/2। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम, अब 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, मतलब पहले 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/2, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। अब पावर इनकी सबकी 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, 1/8। मतलब कि थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो एटम्स की तादाद रह जाएगी वो कितनी होगी, 1/8 रह जाएगी। अब हम अगर फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4। अगर 5 हाफ लाइफ गुजर गई है तो 2 की पावर 5, 6 हाफ लाइफ गुजर गई है तो 2 की पावर 6। अगर टी हाफ लाइफ गुजरती हैं, एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ, टी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, हम जनरल इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। 100 हाफ लाइफ भी हो सकती है, वो विल रिमेन कितनी रह जाएगी, 2 की पावर टी। लेकिन जब फर्स्ट हाफ लाइफ थी तो 2 की पावर 1, सेकेंड हाफ लाइफ में 2 की पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ में क्या है, 2 की पावर 3 है। 4 हाफ लाइफ गुजरेगी तो 2 की पावर 4, 5 हाफ लाइफ गुजरेगी तो 2 की पावर 5, और जब टी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर टी आ जाएगा। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे।
हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ हमारे पास क्या कहता है, ग्राफ में देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले जो है वो 1 kg है रेडियम के, ठीक है। हम 1 kg रेडियम के जो एटम्स है उसको ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें और उसको हमने पूरा क्या किया है, फिल कर दिया है, ठीक है। फुल एटम्स है, फॉर एग्जांपल 100 एटम्स हैं। अब जैसे ही 16 ईयर्स 20 गुजरेंगे, ठीक है, 1620 साल गुजरेंगे, आपने ये ग्राफ बनाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जब आप सेकेंड वो लाइन लगाएंगे, ठीक है, सेकेंड हाफ लाइन की, अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट की 8 लाइन पर ये 8 लाइन से स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, ग्राफ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो उसका हाफ होगा वो आपने फोर्थ लाइन पे आपने क्या करनी है, उसका हाफ ड्रॉ करना है, ठीक है। जो हाफ लाइफ है वो कितनी रहेगी है, फर्स्ट हाफ लाइफ में हाफ एटम्स रह जाएंगे, ठीक है। जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी, फोर्थ लाइन पे आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, तो 4 का हाफ क्या होगा, सेकेंड लाइन, तो आपने क्या करना है, जो सेकेंड हाफ लाइफ होगी वो आपने सेकेंड लाइन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। सेकेंड लाइन पे आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका भी वो क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ठीक है। अब जब हम थर्ड हाफ लाइफ ड्रॉ करेंगे, थर्ड हाफ लाइफ 2 और 1 के दरमियान, 2 और 0 के दरमियान में एक हमारे पास लाइन होगी, ठीक है। आपने उस लाइन पे क्या करनी है, ये ड्रॉ करनी है। जब आप इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका भी कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। पहले हमारे पास 1 kg थे, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, हाफ kg रह गए, सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी 1/4 kg रह गए, थर्ड हाफ लाइफ गुजरी 1/8 kg रह गए। अगर उसके बाद फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/16 kg। अगर आप इन डॉट्स को आपस में मिलाते हैं, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से ड्रॉ होगी। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा नंबर ऑफ एटम्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ कितने साल के बाद हुई है, 1620 साल के बाद। जो सेकेंड हाफ लाइफ होगी, आप इस 1620 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 32 × 40 ईयर्स, यानी कि 3240 साल के बाद सेकेंड हाफ लाइफ हुई है। जब हम थर्ड हाफ लाइफ का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम 1620 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, 4860 ईयर्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर फोर्थ हाफ लाइफ का टाइम नोट करना है, ठीक है, फोर्थ हाफ लाइफ का टाइम कितना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 4 से, यानी कि 1620 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने हाफ लाइफ का टाइम फाइंड करना है कि फोर्थ हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम होगा, तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट हाफ लाइफ के टाइम से। अगर आपने थर्ड का फाइंड करना है तो थर्ड के हाफ लाइफ के टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के। अगर आप सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो सेकेंड को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एटम्स ऑफ सैंपल। सैंपल के रिमेनिंग एटम्स को फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन है, इफ एन नॉट इज द ओरिजिनल एटम्स। अगर हमारे पास एन नोट जो है वो ओरिजिनल एटम्स है, ठीक है, सैंपल में फॉर एग्जांपल 1000 है, then after half life number of atoms left in the sample can be determined by using the formula remaining atoms is equal to किसके होगा, ओरिजिनल एटम्स, ठीक है। रिमेनिंग एटम्स किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल एटम, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1/2 की पावर टी से, ठीक है। 1/2 की पावर टी मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टी हाफ लाइफ। अगर आप सेकेंड हाफ लाइफ फाइंड करना चाहते हैं 1 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास पहले 1000 एटम्स है, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपने फाइंड करना है तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकेंड हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना चाहते हैं कि कितने रहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 की पावर 2 4, तो मतलब कि रिमेनिंग एटम्स को ओरिजिनल एटम्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा, 250। तो हमारे पास यानी कि 2 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स रह जाएंगे, 250 एटम्स रह जाएंगे। रिमेनिंग एटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, ओरिजिनल एटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन नॉट से, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 2 की पावर टी। टी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, ठीक है। ओरिजिनल एटम्स तो हमारे पास होंगे, फॉर एग्जांपल वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे
कि कार्बन 14 के हमारे पास 1000 एटम्स हैं या 2000 एटम्स हैं, तो 5 हाफ लाइफ के बाद उसके कितने एटम्स रह जाएंगे वो आप कैलकुलेट करें। तो हमारे पास ओरिजिनल एटम्स कितने हैं 2000, यहाँ पे 2000 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर टी। हाफ लाइफ उन्होंने कितनी बताई है 5, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 5। जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे 2 की पावर 5, जो भी आंसर आएगा 25 आता है, ठीक है, या जो भी आएगा 32 आ रहा है या 60, 32 या 64, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा रिमेनिंग एटम्स होंगे। The process of radioactivity does not depend upon chemical combination or reaction। रेडियोएक्टिविटी का जो प्रोसेस है, रेडिएशन इमिट करने का जो प्रोसेस है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन या किसी भी केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट इज़ नॉट आल्सो अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पर, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर तो टेम्परेचर चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, चाहे माइनस में चला गया है, अगर एलिमेंट ने रेडिएशंस को इमिट करना है उसमें से रेडिएशंस इमिट होती रहेंगी। फॉर अभी हमने डिस्कस किया है कि रेडियम की 1620 ईयर्स है, तो 1620 साल गुजरने के बाद ही उसकी जो एटम्स की तादाद है वो क्या होगी, हाफ डिके हो जाएगी और बाकी हाफ रह जाएगी। अब जब तक 1620 साल नहीं गुजरेंगे तो वो चेंज भी नहीं होगी। अब 1620 साल में चाहे टेम्परेचर कम होता रहे, ज़्यादा होता रहे, प्रेशर कम ज़्यादा हो, उसका हाफ लाइफ टाइम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी या हाफ लाइफ का जो टाइम है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ना तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, और ना ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। थैंक यू।